ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों को हटाए जाने के बाद अब पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। रेसलर विनेश फोगाट ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मंगलवार शाम 6 बजे खिलाड़ी अपना मेडल हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करें देंगे। विनेश फोगाट ने ये ऐलान 28 मई को पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन के 2 दिन बाद किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पहलवानों की सुध नहीं ली है। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर एक पत्र शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे साथ 28 मई को जो हुआ वो सब ने देखा। हम महिला पहलवान ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। जाहिर तौर पर एक बड़ा ऐलान है कि गंगा में अपने तमाम मेडल्स को प्रवाहित किया जाएगा और वहीं फिर आमरण अनशन पर भी वहां से शुरुआत करेगी। यानी एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह और सरकार के खिलाफ पहलवान एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अध्यादेश के खिलाफ उन नेताओं से मुलाकात की जाए जो विपक्ष में एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विपक्ष के नेताओं को समझाया जाए कि आखिर ऑर्डिनेंस की वजह से दिल्ली सरकार को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने सीताराम येचुरी से आज मुलाकात करी। सीएम केजरीवाल इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हैं। इस कड़ी में उन्होंने आज सीताराम येचुरी से मुलाकात करके उनसे समर्थन मांगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया। वहां पर ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद वो महाराष्ट्र गए और उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करने के बाद समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उन्हें कांग्रेस के समर्थन की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। हालांकि कांग्रेस से उनको अब तक समय नहीं मिल पाया है, लेकिन बाकायदा उनका ये प्रयास है कि बाकी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने के साथ उनको भी समझाया जाए कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक साथ एकजुट करने में उनकी मदद करें। कैमरा पर्सन रतरावत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में समझौते की खबर के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है और वे अब मिशन 156 का दावा करने में जुटे हैं। दरअसल एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौते की बात सामने आई थी। इस बार किस फार्मूले के तहत ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार को राजी हुए हैं, इसे लेकर कई सवाल भी अब सामने आने लगे हैं। और कयासों की माने तो आला कमान की ओर से सचिन पायलट को भरोसा दिया गया है कि उन्हें संगठन में पीसीसी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी बातचीत से पहले साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस हाईकमान ऐसी स्थिति में इस वक्त नहीं है कि किसी भी नेता के किसी भी दबाव को मान ले। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में मौजूद हैं और वहां लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर के हालात पर सरकार को घेरा है और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार वहां पे ध्रुवीकरण कर रही है और सरकार पूरी तरीके से मणिपुर में फेल है। इस बाबत एक डेलीगेशन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला है और उनको ज्ञापन भी सौंपा है। सोमवार रात इम्फाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की और लगातार समीक्षा बैठक का दौर जारी है, लोगों से बातचीत का दौर जारी है। और जहां तक एक्शन की बात है कि जो भी सामने बात आ रही है उस पर एक्शन प्लान बनाने की भी पूरी रणनीति बनाई गई है ताकि जो भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, अलगाववाद ग्रुप हैं, उग्रवाद ग्रुप हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की सेना प्रमुख से भी इस विषय पे गंभीर मुलाकात, बातचीत हुई है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि उनका रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारती सुहेल देव पार्टी का नाम भी बीजेपी गठबंधन के साथ जुड़ने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद कई अलग अलग मौकों पर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात करते रहे हैं।
इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम प्रमुख है। ओम प्रकाश राजभर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच अभी तक गठबंधन पर कोई बात नहीं हो सकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के आकार को बड़ा करने का प्रयास कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी व्यक्तिगत कारणों से एकजुट नहीं हो पा रहा है और ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान चलाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर से रैली करके इसकी शुरुआत करेंगे। दरअसल बीजेपी ने पूरे देश को 144 क्लस्टर में बांटा है, यानी कि 543 लोकसभा सीटों को 143 क्लस्टर में बांटा है और हर क्लस्टर के लिए नेताओं को नियुक्त किया है। कुल 288 विशिष्ट नेताओं को तैयार किया गया है, जो कि सभी क्लस्टर में जाकर, यानी कि एक क्लस्टर में 4 लोकसभा है, सभी क्लस्टर में जाकर 8 दिनों का प्रवास करेंगे। कुल मिलाकर देश भर में 5 लाख विशिष्ट जनों से संपर्क किया जाएगा और उनसे समर्थन मांगा जाएगा। एक नंबर भी जारी किया है, क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं और आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसलिए नंबर भी खास तरीके से तैयार किया गया है। नंबर पर आम लोग, जिससे भी पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, वो मिस कॉल करके अपना समर्थन बीजेपी के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ बीजेपी 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर भले ही महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों में अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन एनसीपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत एनसीपी के मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में एनसीपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है और उनसे एक एक 2-2 जिलों का ब्यौरा मांगा जा रहा है कि किस जिले में एनसीपी मजबूत है और कहाँ नहीं है। इसी के आधार पर एनसीपी महाविकास आघाड़ी में सीटों पर दावा करेगी। सबसे बड़ी दिक्कत सीट के नंबर्स को लेकर है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि एक ही सीट ऐसी है या कई ऐसी सीटें हैं जिस पर 2-2 पार्टियां या तीनों पार्टियां दावा कर रही हैं। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी इस समस्या से कैसे निपटती है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। जज रिपोर्ट। करीब 4 महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग दोबारा से देखने को मिली। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग टाउन इलाके में कल देर शाम हथियारबंद मिलिटेंटों ने एक नॉन कश्मीरी मजदूर को निशाना बनाते हुए उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और मौके पर ही उसे मार दिया, जिसकी पहचान दीपू के रूप में हुई है। उधमपुर इलाके का रहने वाला ये शख्स यहाँ अनंतनाग इलाके में पिछले कुछ समय से लगाए गए सर्कस में काम कर रहा था और यहाँ कल शाम उसके साथियों के अनुसार जब वो अपने रिहाइश से बाहर गया, वो कुछ पानी और कुछ चीजें लाने वाला था, लेकिन इतने में ही उसके साथियों ने गोलियों की आवाज सुनी और जैसे ही वो बाहर भागकर निकले तो उन्होंने देखा कि दीपू खून में लथपथ पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक इस बेगुनाह मजदूर ने अपनी जान खो दी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सेना और सुरक्षा बलों ने इन हमलावर मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ शाह, श्रीनगर, न्यूज़ 24। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद से माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं, जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में हैं और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो
सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद से हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जमानत देना संभव नहीं। कैमरामैन उमेश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र के किसानों को लेकर दो बड़े अहम फैसले किए गए हैं। पहला फैसला जो है सबसे अहम माना जा रहा है कि वो नमो किसान महासम्मान निधि योजना को राज्य सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के किसान 1 रुपए में फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि जो राज्य सरकार की नमो किसान महासम्मान निधि योजना है वो उन्हीं किसानों को मिलेगा जो केंद्र सरकार की योजना में पात्र किसान हैं। आपको बताते चले कि इन दोनों योजनाओं का लाभ राज्य के 1,30,00,000 के किसानों को जो है मिलने वाला है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सागर देवी विधानसभा में 1 सीट पर जीत हासिल किया था और कांग्रेस का विधानसभा में पश्चिम बंगाल में खाता खुला था, लेकिन सागर देवी विधानसभा में वायरन विश्वास ने टीएमसी पार्टी का अभिषेक के नेतृत्व में दामन थाम लिया है। जिस तरह से यहाँ पे टीएमसी कमजोर थी, अब वायरन विश्वास के आने से टीएमसी पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में हो चुकी है। तो वहीं पे कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं कि वायरन विश्वास यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन के वजह से ही जीत हासिल किया था और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वायरन विश्वास अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर टीएमसी पार्टी के लिए आगे का कार्यक्रम करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कौन बनेगा यूपी का नया डीजीपी, किसकी दावेदारी कितनी मजबूत, इन 3 आईपीएस अफसरों के नाम सबसे आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का अगला मुखिया कौन होगा, एक बार फिर इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा कल रिटायर हो जाएंगे। आरके विश्वकर्मा के बाद किसको यूपी पुलिस का चार्ज मिलेगा? बीते 1 साल से कार्यवाहक डीजीपी से काम चला रही है सरकार, क्या इस बार स्थायी डीजीपी की तैनाती करेगी? सूत्रों के अनुसार अगले डीजीपी का नाम को लेकर के मंथन अभी चल रहा है। 1988 बैच के विजय कुमार अगले डीजीपी हो सकते हैं, लेकिन अभी इनके नाम पर मुहर नहीं लगी है। आईपीएस आनंद कुमार और प्रशांत कुमार भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक डीजीपी के लिए न तो पैनल भेजा गया है, न ही वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसे में एक बार फिर यूपी को कार्यवाहक डीजीपी मिलने की संभावना ज्यादा है। वहीं यूपी में 1 साल से कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि इस बार भी सरकार अपनी मनमानी करने के लिए बिना उत्तरदायी और बिना जवाबदेही वाला यूपी को कार्यवाहक डीजीपी ही देगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी लहर होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के सांसद बालू धानोरकर का निधन हो चुका है। एक ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के रूप में चुनाव जीता था, उसका नाम था बालू धानोरकर। 26 मई को नागपुर के एक निजी अस्पताल में किडनी स्टोन की बीमारी के चलते वहां एडमिट कराया गया था। बाद में उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ी। इसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात खबर आई कि कांग्रेस के सांसद बालू धानोरकर नहीं रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सबसे पहले शिवसेना पार्टी से की थी। वो पहले शिवसेना के शाखा प्रमुख थे, बाद में तहसील प्रमुख बने और बाद में जिला प्रमुख बने। वो पहले ऐसे विधायक बने जहां पर वरोरा भद्रावती में शिवसेना का विधायक जीत के आया था। 2019 में उन्होंने शिवसेना को अलविदा कहा और उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। अपने जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं के बल पर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रपुर से जीत हासिल की। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सभी ने बालू धानोरकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बारिश के विघ्न के बीच आज एक बार फिर अहमदाबाद के वटवा में सजेगा बाबा का दिव्य दरबार। कल बारिश के चलते अहमदाबाद में लगने वाला बाबा का दिव्य दरबार रद्द हो गया था, लेकिन आज
अहमदाबाद के वटवा, जहां पर एक बार शिव पुराण की कथा में बाबा हाजिरी लगा चुके हैं देवकीनंदन ठाकुर के साथ, उसी जगह पर एक बार फिर से ये दिव्य दरबार सजने जा रहा है। अहमदाबाद का दिव्य दरबार का आयोजन उनका सफल इसलिए नहीं हो पाया कि तेज हवाओं के चलते और तूफान और बारिश ने उनके कार्यक्रम में खलल डाल दिया। ऐसे में कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और उसके बाद आज जो दूसरे दिन का प्रोग्राम था उस जगह से हटाकर वटवा के इलाके में, जहां पर शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन था, उसी ग्राउंड पर आज एक बार फिर से बाबा का दरबार लगने जा रहा है। बाबा के लिए दर्शन करने के लिए करीबन 1 लाख से भी ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज शाम बाबा का दिव्य दरबार लगना है, लेकिन बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान अगले 2 दिनों तक गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ब्रिटिश शासन की समर कैपिटल शिमला का लुत्फ लेने के लिए अब आपको और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉय ट्रेन आपके लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। रेलवे की कपूरथला कोच फैक्ट्री में इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और 115 वर्ष पुरानी इस टॉय ट्रेन पर बैठकर आप शिमला की हसीन वादियों का आनंद ले सकते हैं। ऊपर इसके छत इस तरह की बनाई गई है कि यदि आपको ज़्यादा धूप लगती है तो उसको आप ब्लर कर सकते हैं, और वहीं पर इसमें चाहे एयर कंडीशन हो या फिर बाथरूम हो, पूरी तरह से स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन जो चलती है उसी की तरह ही उससे बेहतर डिज़ाइन किया गया है इस टॉय ट्रेन को। और कल ही इसका जो रन है, ड्राई रन है, वो शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में इस तरह के और कोच भी इस जो पहाड़ी एरिया में जो कालका से शिमला की ओर चलने वाली इस पटड़ी के ऊपर आपको दिखाई देंगे और बड़ा ही हसीन जो लुत्फ है वो आप ले पाएंगे। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। क्या पुराना किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एएसआई लगभग अब तीसरी बार जनवरी 2023 से खुदाई कर रहा है और अब एक बार फिर एएसआई को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने खुदाई का दौरा किया, निरीक्षण किया। पुरातत्व विभाग के इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि मौर्यों, शुगलों, राजपूतों, सुल्तानों और मुगलों के होने के सबूत इस खुदाई से मिले हैं। मौर्यों से लेकर मुगल तक का इतिहास मिला है। बैठंगपुर विष्णु भगवान की मूर्ति, गजलक्ष्मी की मूर्ति, भगवान विनायक की मूर्ति, साथ ही साथ अलग अलग मुद्राएं, फॉल सीलिंग, 136 सिक्के, 35 सीलिंग ऐसी मिली है और कहीं ना कहीं इसका इतिहास पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। हिमाचल का पुराना शानन बिजली प्रोजेक्ट जिसको लेके पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार आमने सामने, और वहीं पर हिमाचल सरकार ने कहा है कि इसका जो लीज एग्रीमेंट है 2024 में ख़त्म होने वाला है और उसी के चलते ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बिजली मंत्री के साथ बातचीत कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की है, क्योंकि इससे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था और इस प्रोजेक्ट के चलते ही इसको लाहौर से लेके दिल्ली और हरियाणा, हिमाचल के साथ साथ पंजाब के लोगों को बिजली की सप्लाई की जाती थी और 110 मेगावाट की इसमें पैदावार होती है। पंजाब इसको संचालन करता है, पंजाब का जो PSPCL है वो संचालन करता है और अब अगले साल 2024 में इसकी जो लीज एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा 100 वर्ष का, और इसके बाद हिमाचल सरकार ने दावा कर दिया है कि इसको लेकर जो जरूरी कागजात हैं, जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा कर हिमाचल को सौंप दिया जाए। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। पिछले एक सप्ताह से पटना पुलिस को परेशान कर देने वाले साइको किलर को आखिरकार पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस साइको किलर की गिरफ्तारी पटना के हनुमान नगर इलाके से हुई है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में 6 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला यह साइको किलर खुलेआम घूम रहा था। इसने रविवार की रात सिर्फ 20 मिनट के दौरान 2 लोगों को गोली मार दी और दोनों ही मामूली बातों पर। पहले एक पान दुकानदार को सिगरेट नहीं देने पर गोली मार दी तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति को इसलिए गोली मार दी कि उसने इसे 20 रुपये देने से इनकार किया था।
और दोनों ही घटनाओं के बाद इसकी सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई तो पुलिस हैरान रह गई थी। फिलहाल इस युवक की पहचान शुभम उर्फ नेपाली के रूप में हुई है, जो पटना के पत्रकार नगर इलाके का रहने वाला था। पुलिस से पूछताछ में सामने आया है कि इसकी माता की देहांत होने के बाद इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया था और उसके बाद से यह साइको हो गया था और उसे क्राइम करने में मजा आता था। उसने बताया कि वह पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए क्राइम करता था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल से जुड़ी बीमारी को लेकर मुंबई से काफ़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। कोविड, कैंसर और टीबी जैसे घातक बीमारी को पछाड़ते हुए हार्ट अटैक मुंबईकरों के लिए नंबर 1 मौत की वजह बन चुकी है। हैरान करने वाले आंकड़े आरटीआई से सामने आए हैं। 2022 में किस बीमारी से कितने लोगों की मौत हुई, आरटीआई के तहत इसकी जानकारी बीएमसी से मांगी गई थी। जवाब में महानगर पालिका द्वारा बताया गया है कि कोरोना और कैंसर से ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से हो रही है। कोरोना ने जैसे जैसे दम तोड़ा वैसे वैसे हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में हार्ट अटैक से करीब 9,470 लोगों की मौत हुई। ऐसे में रोजाना 26 लोगों ने हार्ट अटैक से दम तोड़ा। दूसरे नंबर पर कैंसर रहा, रोजाना 25 लोग कैंसर की वजह से मरे। इस रिपोर्ट में कोरोना की वजह से कम होने वाली मौतों की संख्या उसमें कम दिखाई दी। 2020 में कोविड में मुंबई में 10,000 लोगों की जान गई थी। 2021 में 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि ये संख्या 2022 में मौतों की संख्या 1,890 के पास पहुंच गई। 2022 में टीबी से 3,290 मरीजों की मौत हुई, जबकि 2018 में संख्या करीब 4,000 के आसपास थी। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और तनाव से भी काफ़ी दूर रहें। कैमरा पर्सन दिलीप अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार के सुपौल के एक मध्य विद्यालय में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली और उस मिड डे मील को खाने के बाद 40 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सुपौल के छातापुर स्थित मध्य विद्यालय में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली। इस बात की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, बच्चों के जो गार्जियन थे वह स्कूल पहुंच गए और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा करने लगे। बिहार में यह पहली घटना नहीं है जब मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई हो। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। अजम एमपी के गजब अफसर जिन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत झाबुआ में 296 आदिवासी जोड़ों का विवाह जब कराया गया तो उन्हें जो गिफ्ट दिए गए उसमें मेकअप बॉक्स में कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां भी रख दी गईं, जिसे देखकर नवविवाहित जोड़े भी हैरान रह गए। इस पूरे मामले में जहां जिला प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया है, उनका कहना है कि दरअसल ये पूरा काम, ये जिम्मेदारी जो थी वो स्वास्थ्य विभाग पर थी, जिन्होंने ये पूरा कारनामा किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55,000 रुपए नवविवाहित जोड़े को दिए जाते हैं, जिसमें 49,000 रुपए का चेक और 5,000 रुपए का सामान दिया जाता है और उसी सामान में जो किट निकलती है, मेकअप किट, उसमें कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियां रख दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले भी अब लापरवाही सामने आई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की खिताब पर 5वीं बार कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि चेन्नई में सोमवार की रात आईपीएल 16 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की जीत के बाद धोनी ने अपने संन्यास की बातों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल रिटायरमेंट नहीं लेंगे और अगले आईपीएल सीजन में फिर खेलेंगे। आईपीएल जीतने के बाद धोनी ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों के प्यार को देखते हुए उन्हें तोहफा देने के लिए वे अगले सीजन में फिर खेलेंगे। इस सीजन की शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि यह धोनी का आखिरी सत्र होगा। धोनी ने कहा कि अगर परिस्थितियों को देखें तो मेरे लिए रिटायर होने का यह सही समय है। मेरे लिए यह कहना बहुत आसान है कि अब मैं विदा ले रहा हूं, लेकिन अगले 9 महीने तक कड़ी मेहनत करके लौटना, एक सत्र के लिए खेलना बहुत कठिन होता है। लेकिन खेल दर्शकों का प्यार और हमारे फैंस का प्यार देखते हुए धोनी ने साफ तौर पर कहा है कि अगले सीजन भी खेलेंगे। यानी माही की धमाकेदार बैटिंग एक बार फिर से आप देख सकते हैं।
कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।